डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप जान लो कि जब किसी चार्ज को आइदर वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, उस पर क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ओके। तो अब आपसे पूछा जाए कि चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो दोनों केस में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये लिख दिया मैंने कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इसमें डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि चार्ज निगेटिव है, इसमें चार्ज पॉजिटिव है। ओके। दूसरी बात आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी का टर्म नहीं है। क्लियर ना? तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ओके। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्या करेगा, किसके द्वारा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, किस पे, चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या करेगा, वर्क कर रहा है, किस पे, चार्ज पे। वर्क चार्ज पे कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, चेंज होगी। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर किसी फील्ड में रख देंगे तो उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जिस कारण वो वर्क होगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर ना? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज या वर्क जो भी होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होता है। क्लियर ना? तो वही लिखा है, ड्यू टू एफ ई वर्क विल बी डन बाय ई विच चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो ये तो था आपका कि जब चार्ज को आपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि अगर कोई चार्ज है जो कि मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उस चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है, क्लियर ना? तो आपने क्या समझा है कि एक चार्ज जिसका वैल्यू क्यू है, उसका क्यू है और वेलोसिटी यू है, और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है, तो क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, जिसका वैल्यू होगा Q इंटू यू क्रॉस बी। क्लियर? तो अब सवाल आता है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना? जो डायरेक्शन होगा, मान लो कि u जो है, वेलोसिटी है, वो x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी y डायरेक्शन में है। ठीक है ना? तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ax क्रॉस ay, वो क्या हो जाएगा, az हो जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, z डायरेक्शन में होगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क होता है या नहीं। आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी में भी परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर ना? जैसे आपने बताया, मैंने बताया कि जो जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है। क्लियर ना? तो उसी तरह यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यू पे ही परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी परपेंडिकुलर है। अब बात रही वर्क की, तो वर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है और चूंकि चार्ज का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स और वो जो चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो आप जानते हो वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी एल होता है, तो एफ डी एल कॉस 90 डिग्री वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई भी वर्क नहीं होता है। चूँकि वर्क नहीं होता है तो इसका मतलब उस
काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर ना? तो जो भी वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि अब कोई मूविंग चार्ज है, आपने उसको ऐसी जगह प्लेस किया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहाँ पे मैंने सेपरेट बताया था, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा रीजन है कि उस चार्ज को आपने एक ऐसे जगह पर रख दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो यही लिखा है मैंने, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड वेयर बोथ ई एंड बी आर प्रेजेंट। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू यू क्रॉस बी। इसमें Q कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? E प्लस यू क्रॉस बी। क्लियर? अब टोटल फोर्स हो गया, दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो अब जानते हो कि F इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तो ये जो टर्म हो जाएगा ये क्या हो गया? मैकेनिकल फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो गया? मैकेनिकल फोर्स, और इधर वाला क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, जो रिलेट करता है किसको? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका साथ? उसका रिलेशन मैकेनिकल फोर्स के रिलेशन के साथ। ठीक है ना? तो लॉरेंज फोर्स इक्वेशन क्या करता है? इट रिलेट मैकेनिकल फोर्स विथ इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर ना? तो ये जो अभी मैंने बताया कि किसी पॉइंट चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गया, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में ले गया, एक बार ऐसी जगह ले गया जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि करंट एलिमेंट पे क्या फोर्स लगेगा जब उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देंगे। करंट एलिमेंट, जैसे आपका मान लो ये पेन है, इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए DL, तो जो करंट एलिमेंट होगा वो IDL। तो उस IDL पे कितना फोर्स लगेगा जब आप उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे। क्लियर? और ये जो क्या वो मूव कर रहा है? U वेलोसिटी से। तो यही निकालने जा रहा हूँ कि फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया DL, जिसमें करंट एलिमेंट क्या? IDL भी। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, ये एक्सटर्नल है। तो आपने करंट एलिमेंट को इस फील्ड के पास ले गया, तो ये क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा। हमें उसी फोर्स को निकालना है। मतलब टॉपिक आपका है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट। आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षा, पिछले मॉड्यूल्स में कि जो J इज इक्वल टू क्या होता है? रो वी इंटू यू। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ये होता है। दूसरा रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि जो IDL इज इक्वल टू KDS इज इक्वल टू JDV। ओके, DL क्या हो गया? K क्या हो गया? सरफेस करंट एलिमेंट, और J क्या हो गया? वॉल्यूम करंट एलिमेंट। ये एक रिलेशंस होता है। तो इसमें IDL इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने? JDV। अब यहाँ पे आ जाओ, IDL इज इक्वल टू JDV और J इज इक्वल टू क्या होता है? रो वी इंटू यू। मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अभी रो वी और DV को मैंने एक साथ लिखा, तो रो वी क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू DV। तो ये क्या बताएगा? स्मॉल चार्ज है ना, क्योंकि रो वी इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो DQ बाई DV इंटू क्या हो जाएगा? वो DV है ना। तो ये जो क्या हो जाएगा? रो वी इंटू DV क्या बताएगा? स्मॉल चार्ज को बताएगा जो कि U वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो DQ इंटू यू क्या हो गया? करंट एलिमेंट हो गया। क्लियर ना? अब आप जानते हो कि जब किसी पॉइंट चार्ज को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स लगता है Fm इक्वल टू Q इंटू यू क्रॉस बी। अब आप जान रहे हो कि उस करंट एलिमेंट को आप एक चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उससे जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा? DFM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DQ की जगह DQ इंटू यू क्रॉस बी। अब हमने क्या किया कि जो DQ और यू को एक साथ लिख दिया। अब ये DQ यू है उसको मैंने IDL लिख दिया, IDL क्रॉस बी। तो जो करंट एलिमेंट में जो स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? IDL क्रॉस बी। लेकिन हमें जो करंट निकालना है इस पूरे लेंथ का निकालना, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा DFM को, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक, या जो भी लेंथ हो।
तो डी एफ एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई डी एल क्रॉस बी, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट। तो इस टॉपिक में मैंने सीखा कि फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज एंड फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट। थैंक यू।